जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ है मेरे, तो मैं रेस्ट पे हूँ कम्प्लीटली। तो इसी वजह से मैं एक दो दिन गैप ले लेके वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। लेकिन डोंट वरी, मैं इस महीने तक ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। पीपीटीज़ वगैरह हो चुका है, बस वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी है। और एक और बात, जो लोग प्राइवेट टैरो रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं मुझे, तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। शिवांशी आईडी है मेरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ। तो आपको अगर प्राइवेट रीडिंग्स करानी है या कोई साइकिक रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक है फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर द एथनोमेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी क्या है कि किस तरह से हम लोग नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं तो हमें उन नॉर्म्स की महत्व को पता चलता है। दैट इज़ बेसिकली एथनोमेथोडोलॉजी। आज हम देखेंगे कि फिनोमेनोलॉजी क्या है। ये भी एक नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी है और आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है, एग्जामाइन द फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज क्रिटिक ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है जी। तो आप लोग को एग्ज़ाम में इस तरह से दे सकते हैं कि एग्जामाइन द एथनोमेथोडोलॉजिकल एंड फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एज क्रिटिक ऑफ सोशियोलॉजी। तो दोनों कंबाइन करके दे सकते हैं, तो इतना इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कट करके लिखिएगा। मैंने अलग अलग करके लिखा क्योंकि इन केस अगर शॉर्ट नोट्स भी आए तो आप इतनी वर्ड लिमिट जो है वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों दिए तो वर्ड लिमिट आप थोड़ा एडजस्ट अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो लिखेंगे। दैट इज नॉन पॉजिटिविस्टिक एम्फासाइज दैट सोशल रियलिटी इज व्यूड एंड इंटरप्रेटेड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजिकल पोजिशंस ही सी possess। तो यहाँ पे फिनोमेनोलॉजी का रफ आइडिया मैं आपको बताती हूँ कि जो फिनोमेनोलॉजी है, वो फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो कोई भी कॉन्सेप्ट अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे ज्ञान मतलब आयत्त करता है, लेता है, नॉट कि आपको थोपा जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें हमें बताई जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमें हमारे जो 5 सेंसेस है, हमारे एक्सपीरियंस है, हमारे समझने की शक्ति है, उसके बेसिस पे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक पर्सपेक्टिव ऑफ फिनोमेनोलॉजी। ये कहता है कि जो बाहर से आपको बताएगा, अगर आपको कोई बाहर से बताएगा कि जैसे पहले के ज़माने में बताते थे कि अर्थ फ्लैट है, तो अगर आपको कोई बताएगा कि अर्थ फ्लैट है या कोई मिथ आपको बताएगा, तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे। आप एक्सपीरियंस, आप उसको साइंटिफिकली वेरीफाई करोगे, आप अपने एक्सपीरियंस से उसे एनालाइज करोगे, फिर आप उस पर एक कंक्लूजन जो है वो निकालोगे। ये इंडिविजुअल ट्रेट है। दिस इज़ व्हाट फिनोमेनोलॉजिस्ट डिसाइड और से। Therefore, knowledge is personally experienced rather than imposed from outside। ये जो है फिनोमेनोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो नॉलेज होता है, जो हम लोग गेन करते हैं, वो हम हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे गेन करते हैं, रादर देन हम पे थोपा जाता है। हाँ, बचपन से हमको जो संस्कार दिए जाते हैं, जो वैल्यूज़ दिए जाते हैं, जो टीचिंग्स दी जाती हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, उस पर हम लोग अपना नॉलेज का पैटर्न बेस बनाते हैं। लेकिन जो ओवरऑल नॉलेज है, जो ओवरऑल नॉलेज का पिरामिड है, वो हम हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। जैसे कि मैं स्पिरिचुअल लाइन में हूँ, तो जब मैं छोटी थी तो मेरे को मैजिक का डेफिनेशन बहुत ही अलग था। मतलब मैंने बुक्स वगैरह पढ़ा था, मैजिक मतलब ब्रूम ब्रूम करना, हैरी पॉटर फिल्म्स, वांड लगाना एंड यू नो चमत्कार हो गया। ठीक है, इस तरह का जो फीड अप मतलब फीडिंग था दिमाग में, इस तरह का फीडिंग हो गया था फ्रॉम द हैरी पॉटर मूवीज़, फ्रॉम द नॉवेल्स, फ्रॉम इंटरनेट एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह का डेफिनेशन था। पर जैसे मैंने अभी मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, जो कुंडलिनी अवेकनिंग करनी स्टार्ट की, तब मुझे पता चला मैजिक एंड ऑल इज़ नॉट जस्ट वांड लगाना, सेलेस्टियल वर्ल्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना। मैजिक और मैनिफेस्टेशन जो है वो अपने ही कॉन्शियस ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को एक अलाइनमेंट पे लाना होता है, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन
सही हो जाता है, वो आपके ही अंदर होता है। इट इज़ नॉट फ्रॉम समवेयर एल्स एंड आप कैंडल लगाओगे और कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। द मेन थिंग विच हैपन्स इज़ योर इंटेंट, योर एनर्जी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। तो व्हाट आई वांट टू से इस जो नॉलेज है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से मिल जाएगी, लेकिन जो आप ग्रास्प करोगे दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। Non-positivist is marked by certain school of thoughts among which ethnomethodology, phenomenology are prominent. तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी जो है, उसके जो नॉन पॉजिटिविस्टिक बेसिकली क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस के साथ आप कोरिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल साइंस जैसे कि साइंस ऑफ द एटॉम, साइंस ऑफ द बायोलॉजिकल थिंग्स, उसको आप सोसाइटी के ह्यूमन बिहेवियर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, उसको उसके साथ आप सिमिलर नहीं कर सकते हो। तो नॉन पॉजिटिविस्टिक ये मानते हैं, और नॉन पॉजिटिविस्ट का ही एक सब पार्ट है एथनोमेथोडोलॉजी और दूसरा सब पार्ट है फिनोमिनोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने एथनोमेथोडोलॉजी पढ़ा, आज की वीडियो में हम फिनोमिनोलॉजी पढ़ेंगे। जस्ट अ सेक। तो अब हम देखते हैं कि फिनोमिनोलॉजी का जो फादर है वो कौन थे। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ यूरोपियन फिलोसफी विच वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय Edmund Husserl and which was developed along more sociological lines by Alfred Scutts, whatever it is, आप लोग खुद गेस कर लीजिएगा। तो ये नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है कि एथनोमेथोडोलॉजी के फादर या फाउंडिंग फिगर कौन थे और फिनोमिनोलॉजी के फाउंडिंग फिगर कौन थे। फिनोमिनोलॉजी का जो इनिशिएशन था वो किया था एडमंड हसर्ल ने, और इसके जो फाउंडिंग फिगर है, मतलब इसका जो बेस है, वो बनाया था एल्फ्रेड स्कर्ट्स ने। ये जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बनाए थे एल्फ्रेड स्कर्ट्स ने। According to phenomenologists, individuals only come into contact with the outside world through their senses, touch, smell, hearing, sight and taste. जैसे कि आपको पता है कि हर व्यक्ति में 5 सेंसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड को परसीव करते हैं। जैसे कि आँखों से हम देखते हैं, नोज़ से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, कानों से हम हियर करते हैं और स्किन से हम फील करते हैं, सेंस ऑर्गन से। ठीक है, तो ये फिनोमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो बाहरी दुनिया से इन 5 ऑर्गन्स के ज़रिए कांटेक्ट यानी उनके जो है इंटरेक्ट करते हैं इन 5 ऑर्गन्स के ज़रिए। अगर ये 5 ऑर्गन्स हमारे पास नहीं होते तो हमको पता कैसे चलता कि कौन से मौसम में हम लोग जा रहे हैं, किधर हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आइज़ नहीं होते, हमको दिखता नहीं कुछ कि हम किधर हैं। कान नहीं होते, हमको सुनता नहीं कुछ कि हम कौन क्या बोल रहा है। तो हम आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंसेस। दिस इज़ नॉट only according to the phenomenological view, but I think that this is universal law, क्योंकि अगर आपके पास ये 5 सेंस नहीं है, मतलब सारे के सारे नहीं हैं, तो आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो। So it is not possible to know about the outside world except through the senses. तो it is not only the view of the phenomenologist but it is a kind of universal view कि अगर आपके पास ये सारे के सारे सेंसेस नहीं हैं तो आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो। जैसे कि पहले बताया जाता था, सोशियोलॉजिस्ट ये बताते थे कि हम जो बोलेंगे, हम जो तुम्हारे अंदर फीड करेंगे वही तुमको ग्रास्प करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स के साथ दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने की, जो बाहरी आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता डेवलप करता है। ठीक है जी। तो ये 5 सेंसेस है, ये तो आप लोगों ने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा ही होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। Simply possessing sense is not enough for a person to be able to make any sense of the world. लेकिन यहाँ पे फिनोमिनोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि बाकायदा अगर आपके पास सिर्फ सेंस है, मतलब ये 5 के 5 ऑर्गन्स है, इट इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट टू नो टू इंटरेक्ट फुल्ली विद द वर्ल्ड। आपको डिस्टिंगाइज करने की ज़रूरत है, आपको क्षमता होने की ज़रूरत है। ये 5 सेंस आप किसी रोबोट में भी डाल सकते हो, लेकिन जो डिफरेंस है बिटवीन द रोबोट एंड द ह्यूमन बीइंग इज़ दैट कि आप डिस्टिंगाइज कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। हम एथिक्स
मतलब हमें एथिकल क्या है क्या नहीं है, क्या मोरालिटी है, ये सब हमें समझने की, सोचने की क्षमता दी गई है। और यही डिफरेंस है बिटवीन अस एंड द रोबोट्स। वरना आजकल तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि रोबोट्स बनाए गए हैं जिनके पास आंखें हैं, जिसे वो देखते हैं, घूमते फिरते हैं, मतलब फैक्ट्रीज़ में है, मतलब उनके पास कान है जिनसे वो ग्रास्प करते हैं, हाथ है, पैर है, किसी किसी के पास तो स्किन भी है आर्टिफिशियल स्किन, तो जिससे वो फील करते हैं कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। बट द मेजर डिफरेंस इज़ दैट बिटवीन द इन ह्यूमन एंड द ह्यूमन बींग्स इज़ दैट कि हम इन सेंस ऑर्गन्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और अपनी सोच, अपनी समझ के साथ उसको किस तरह से मिलाते हैं। ठीक है जी, जस्ट अ सेक। If humans took their sense experiences at face value, they would be confronted by an unintelligible mass of impressions of colors, light, sound, smell, feelings and taste that were meaningless. इस लाइन का मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। ये देखिए आप, ये एक अनकॉन्शियस बॉडी है जिसको इस बंदे ने देखा, ठीक है। तो इसने अपनी सेंस ऑर्गन से इसको देखा, समझा, इसको टच किया कि हाँ इसकी पल्स ऐसी है, ये हो रही है, वो हो रही है। बट ये इसको ठीक कैसे करेगी? दिस इज़ नॉट द मेयर थिंग कि इसको देख रहा है, इसको सुन रहा है, कि इसकी हार्ट बीट सुन रहा है, इसको इसकी पल्स जो है इसको फील कर रहा है, बट दिस इज़ नॉट इनफ। तो ये क्या करेगा? तो अगर मेयर ये अपनी सेंस ऑर्गन्स को ही यूज़ करेगा तो इसको ये बचा नहीं पाएगा। तो ये क्या करेगा? ये अपनी नॉलेज जो है, जो उसको फीड किया गया था कि भाई अगर तुम्हारे कोई किसी को अनकॉन्शियस है तो यू कैन गिव अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, माउथ टू माउथ दो, या फिर इसको इसको ब्रेथ ब्रेथ करने में हेल्प करो। उसके बाद इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दो, फर्स्ट एड हेल्प दो, जो आपको फीड किया गया था। अगर आपके मम्मी पापा हो या फिर आपके स्कूल्स में कहीं पे बुक्स में पढ़ा हो कि अगर कोई इस तरह से अनकॉन्शियस हुआ हो तो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये अपनी सेंस ऑर्गन से सिर्फ पता कर सकता है कि हाँ ये बंदा अनकॉन्शियस है, इसका पल्स रेट ऐसा है, ये है, लेकिन ये ज़िंदा है। मतलब इसके नेक पे टच करके, पल्स टच करके आपको पता चल सकता है दैट हाँ इसकी ब्रीथिंग चल रही है, ये ज़िंदा है एंड ही कैन बी रिवाइव्ड। तो लेकिन इसका दिमाग, ये जो इसको फीड किया गया था स्कूल में कि हाँ भाई अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया तो यू हैव टू डू दिस, तो इस दिमाग से इसको ये परसीव करना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरे को सिखाया गया था ऐसा ऐसा ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मेयर सेंस ऑर्गन्स होने से आपको इट वुड बी मीनिंगलेस। आप कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब आप उन सेंस ऑर्गन्स के साथ जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी सोच समझने की शक्ति है, उसको मिलाओगे, तब जाके एक बेनिफिशियल एक्ट आप कर पाओगे। ठीक है जी। इसके और आगे एग्जांपल्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंस है बिटवीन द रोबोट्स एंड द ह्यूमंस एंड बिटवीन द इंटेंजिबल एंड द टेंजिबल। अगेन हम डिस्टिंगाइज कर सकते हैं इन सेंस ऑर्गन के साथ कि व्हाट आर एनिमेट, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्या है, अभी ये जो बंदा है अनकॉन्शियस है ना। तो अगर आप अपनी सेंस ऑर्गन से इसको टच करके पता कर सकते हो ही इज़ अनकॉन्शियस, इज़ नॉट डेड। जब आप इसको टच करोगे, इसकी हार्ट रेट फील करोगे या फिर इसका पल्स टच करोगे, देन यू कैन फील दैट ही कैन बी रिवाइव्ड। तो ये फ़र्क होता है इस सोचने समझने की, अपार्ट फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स दैट आई एम गोइंग टू से। In order to overcome the problem, human beings to organize the world around them into phenomena. They classified their sense experiences into things that appear to have common characteristics. जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स की सेंस ऑर्गन्स को किस तरह से एक पैटर्न, एक फिनोमेना में ऑर्गेनाइज करे, वो जो है ह्यूमन बींग्स क्लासिफिकेशन का सहारा लेते। वो क्लासिफाई करते हैं अपनी सेंस एक्सपीरियंस को कि किस तरह से into things that appear to have common characteristics। मतलब इनको जो स्कूल में पढ़ाया गया था कि अगर बेटा कोई अनकॉन्शियस हो तो इस तरह से उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स ने उसको बताया कि हाँ भाई ये अनकॉन्शियस इज़ नॉट डेड। तो अपने सोच समझ से वो उस पैटर्न पे जाता है और उस तरह से वो इस बंदे को रिवाइव कर सकता है। ठीक है जी।
For example, a distinction may be made between animate and inanimate objects. Okay, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि हम अपनी सेंस ऑर्गन्स और अपनी सोच समझ के साथ एक डिस्टिंक्शन बना सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति जिंदा है, कौन सा जिंदा नहीं है। इस अनकॉन्शियस व्यक्ति को ही अगर इसकी पल्स रेट, इसकी हार्ट रेट नहीं चल रही है तो हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ पास्ड ऑफ। तो हम लोग एक डिस्टिंगाइज बता सकते हैं, डिस्टिंक्शन बता सकते हैं कि व्हाट इज़ एनिमेट, कौन सा जिंदा है और कौन सा जिंदा नहीं है, कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। Dividing animate object into mammals and non-mammals may refine this distinction. तो यहाँ पे एक और सब डिवीज़न बताया गया है। एनिमेट मतलब जो चीज़ें सांस ले रही है, जो इंसान है या फिर जो मतलब लिविंग थिंग्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है, उनको क्लासिफाइड किया गया है बिटवीन मैमल्स एंड नॉन मैमल्स। मैमल्स इंसान होते हैं या फिर जो मैमल्स आपको पता ही है, एलिमेंट्री स्कूल में आपने पढ़ाई है कि कौन सी चीज़ें मैमल्स होती हैं और कौन सी चीज़ें नॉन मैमल्स होती हैं। ये प्योर बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, सो आई एम नॉट गोना गो डीप इनटू इट। सो डिवाइडिंग एनिमेट चीज़ अगर आप पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि पता करना कि कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग को हम बोलते हैं एनिमेट एंड नॉन लिविंग थिंग को बोलते हैं इनएनिमेट। तो फिर अगेन लिविंग थिंग्स मतलब एनिमेट थिंग्स को हम लोग सब डिवाइड करते हैं, दैट इज़ मैमल्स एंड नॉन मैमल्स। ये आपको कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, जिन लोगों का जूलॉजी ऑप्शनल है या फिर आप लोगों ने 10th क्लास 9th क्लास के बारे में आपको पता ही होगा, व्हाट आर कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब आपने पढ़ा ही होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो उसमें आपको ये सब पूरा डिटेल पता होगा, सो आई एम नॉट गोना गो डीप इनटू इट। Mammals may be again divided into different species and species subdivided into different breeds. तो जैसे कि मैंने कहा जो एनिमेट और इनएनिमेट होता है उसमें मैमल्स और नॉन मैमल्स होता है। फिर मैमल्स का अगेन सब डिवीजन होता है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ एंड डिफरेंट ब्रीड्स। मैमल्स का होता है ज़रूरी मतलब इंसान हो गया, चिंपैंजी का ब्रीड हो गया और बहुत सारे मैमल्स होते हैं। और उसके बाद इंसानों का भी आप देख सकते हो, अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बहुत सारे रेस होते हैं, बहुत सारे ट्राइब होते हैं। तो जो ये डिवीज़न होता है ये बहुत सारे लेयर्स होते हैं इन डिविजन्स के, अगर आप क्लासिफिकेशन पे आते हो तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रखेंगे। फर्स्ट इज़ एनिमेट एंड इनएनिमेट, फिर एनिमेट का आएगा मैमल्स एंड नॉन मैमल्स, फिर उसको सब डिवाइड करेंगे बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ एंड डिफरेंट ब्रीड्स। ठीक है जी। अब बात आती है एक नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज टाइपिफिकेशन, विच इज़ द ब्रदर ऑफ क्लासिफिकेशन। The general approach adopted by phenomenology is a type of philosophy of knowledge rather than a sociological perspective. तो जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग से, जो फिनोमिनोलॉजिस्ट है ये है बेसिकली अ फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, मतलब जो आप जिस नॉलेज के बेसिस पे जो एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हो दैट इज़ बेसिकली फिनोमिनोलॉजी, रादर देन आपको जो सोशियोलॉजिकल लोग जो होते हैं, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जो होती है वो आपके दिमाग में जो घुसाते हैं, दैट इज़ नॉट फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी आप अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने सेंस के बेसिस पे जो ग्रास्प करते हो, दैट इज़ एक्चुअल नॉलेज एंड दैट इज़ व्हाट द फिनोमिनोलॉजिस्ट थिंक. So, according to Scars, main contribution was to insist that the ways in which human classified and attached meaning to the outside world was not purely an individual process. यहाँ पे ये नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता है, आप लोग को जो समझ में आता है आप लोग बोलिए, क्योंकि मेरे से ये प्रोनाउंस नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये जो है ये कहते हैं कि लेट मी टेल दिस, एस जो है ये कहते हैं कि इनका ये कंट्रीब्यूशन था कि जो ह्यूमन क्लासिफाइड करते हैं एंड अटैच मीनिंग टू द आउटर वर्ल्ड, जो ह्यूमन बींग्स जो आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कोई भी एक्शन को एक मीनिंग देते हैं, एक डेफिनाइट मीनिंग देते हैं, वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, वो एक प्योरली इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं। हाँ, हम लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ें ग्रैस्प करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें न्यू होती है। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताऊंगी कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है ये प्योरली इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, ये जो हम हमारी मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं डाला गया है और उसके ऊपर हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। Humans develop what he called typification, the concept attached to classes of things that are experienced. तो यहाँ पे ह्यूमंस ने जो है ये टाइपिफिकेशन वर्ड जो है डेवलप किया है और मतलब उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ मीनिंग्स अटैच किए हैं। दैट इज़ नॉट अ प्योर इंडिविजुअल प्रोसेस। एक इंडिविजुअल मैं अगर जाऊँगी तो किसी भी चीज़ को एक अलग मीनिंग नहीं दे सकती हूँ। अगर पूरी दुनिया बोलती है कि ये बंदा ऐसा है या बंदी ऐसी, तो मैं एकदम से जाके नहीं बोल सकती हूँ कि ये बंदी एकदम ख़राब है ना। बिफोर एक्सपीरियंसिंग इट, कि जब तक मैं उससे मिलती नहीं हूँ मेरा भी माइंड कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा कि ये बंदी ख़राब है, वट एवर इट इज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, बट यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका जो मास्क फेस है, दिखते कुछ और हैं होते कुछ और हैं, लेकिन जब तक आप उनको मिलते नहीं हो, उनके बारे में जानते नहीं हो, यू विल बी इन द वेरी आप शाइनी वर्ल्ड में रहोगे कि अरे ये तो देव मानुस है यार, ये तो भगवान है, क्या दिखता है, क्या बोलता है, क्या मोटिवेशन देता है, वट एवर इट इज़। बट जब आप उससे मिलोगे एंड उसकी असलियत आपको पता चलेगा, देन यू विल नो दैट अरे मैंने तो कट गया मेरा ये तो कैसा सोचा था, कैसा निकला। तो इस तरह से आप पहले से ही आपको नहीं पता चलता है, पहले से आपको मतलब, लेकिन आपको दुनिया वाले जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बताते हैं। उसके बाद आप उसको एक्सपीरियंस करते हो और आप उसमें अपना इनपुट डालते हो कि हाँ बंदा ये बुरा है, अच्छा नहीं है, ये काय का मोटिवेशनल स्पीकर है, कुछ नहीं आता है इसको। तो इस तरह से आप अपना मॉडिफिकेशन देते हो या फिर अपना इनपुट डालते हो। अगर मेरी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी वैसी लगी तो आई डू अपोलोजाइज़, कभी कभी मैं फ्लो में ऐसा बोल देती हूँ एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्पेशल पर्सन, मैं जस्ट एज ए कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। डोंट टेक इट मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल बहुत मस्त है। देखिए, एक लैंडलॉर्ड है जिनको जो है बहुत सारे लोग जो है मतलब ये खड़ूस आंटी के नाम से जानती है, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड जो है बहुत खड़ूस है। खड़ूस इन द सेंस कि पैसे मांगती रहती है हर टाइम और रूडली बिहेव करती है, तो इसको सारे लोग जो है आसपास के खड़ूस आंटी समझते हैं, ठीक है। तो एक बंदा है अपना नोबिता, इसको घर चाहिए, तो ये आसपास के लोगों से पूछता है भाई ये बंदी कैसी है, तो ये बोलता आंटी तो बड़ी खड़ूस है यार, आंटी तो बैंड बजा देगी तुम्हारी, है ना। लेकिन इसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो नोबिता जाता है आंटी के पास, और जब वो आंटी के पास जाता है तो वो बहुत डर डर के जाता है कि अरे यार ये तो खड़ूस आंटी है, ये तो मेरी बैंड बजा देगी लेकिन जब ये आंटी को जानता है, उसके बारे में उसको पता चलता है कि क्यों ये ऐसी बिहेव करती है रूडली, क्योंकि उनके आस के पास कोई नहीं है, समथिंग उनका बैक स्टोरी है, तब उसको पता चलता है कि आंटी एक्चुअल में खड़ूस नहीं है, उनका दिल जो है वो अच्छा है, मतलब नारियल की तरह है वो। तो उसमें ये नोबिता जो है अपना इनपुट डालता है, अरे ये तो खड़ूस नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है, बार बार से खड़ूस होती है लेकिन अच्छी है। तो इस तरह से ये जो है फिनोमेनोलॉजिकल प्रोसेस या नॉलेज जो है ये प्योरली इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, पहले से हमारे अंदर डाला जाता है कि हाँ ये खड़ूस है, खड़ूस है, खड़ूस है, लेकिन जब उस चीज़ को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं तब हम उस पर अपना मॉडिफिकेशन या इनपुट डालते हैं, ठीक है जी। बहुत समझाना पड़ता है मेरे को। They are passed on to children through learning a language, reading books और speaking to other people। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पैटर्न है, ये जो नॉलेज है, ये पास कैसे होता है बच्चों से। बच्चों को अपने माँ बाप पढ़ाते हैं कि बेटा तुम लोग अंधेरे में जाओगे तो तुमको भूत पकड़ लेगा, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है अंधेरे में जाता है, अरे कोई भूत तो है ही नहीं, मम्मी पापा ने तो मेरे को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया तो इस तरह से ये जो नॉलेज है ये पास्ट होता है। कुछ मिथ्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग गुटली खा लेते हैं तो हमारे मॉम डैड ने, स्पेसिफिकली दादी ने बोला था कि पेट में जो है
वो ट्रीज़ उग जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने साइंस पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, तब हमको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इट वॉज अ बेसिकली मिथ। तो हमको डिस्टिंगाइज करने का ये नॉलेज मिल जाता है, जो हमको बताया जाता है उसमें डिस्टिंगेशन करने का या मॉडिफिकेशन करने का या टाइपिफिकेशन करने का, वो हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं। ठीक है जी। नाउ वी आर गोना स्टडी व्हाट इज कॉमन सेंस नॉलेज। ये एग्जाम्पल देखिए, ये एक मैकेनिकल गाड़ी है, ठीक है, ये एक मैकेनिकल गाड़ी है और इसके पास दो ऑब्स्ट्रक्शंस है ना। तो ये पूरा अच्छे से ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके पास दो आ रही है, एक तो डस्टबिन और एक बच्चा। अब ये किसको ठोकेगा और किसको बचाएगा? इसके पास ना दिल है, ना दिमाग है, ना सोचने समझने की शक्ति है, ना कॉमन सेंस है। तो ये बट ऑब्वियस है, ये बच्चा है, ये इसके रास्ते में आया, इसको उड़ा देगा, और ये डस्टबिन को बचाएगा। इसको समझ में नहीं आएगा किसको बचाना है, क्योंकि दो ऑब्स्टिकल्स हैं और जो पास में है ये इसको उड़ा देगा, है ना। तो ये कॉमन सेंस नहीं है इसके पास, जो ह्यूमंस के पास है। ह्यूमंस अगर होते इस गाड़ी में तो बट ऑब्वियस है कि बच्चे को बचाता, डस्टबिन को मरने देता, मतलब डस्टबिन को उड़ा देता, है ना। तो ये कॉमन सेंसिकल थिंग जो है वो हम अपनी जो फिफ्थ सेंस है उसके साथ इस्तेमाल करते हैं टू परसीव द आउटर वर्ल्ड। Gradually, a member of society builds up a stock of what's called common sense knowledge, which is shared with other members of society and which allows humans to live and communicate together. तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज होता है जो हमें हमारे समाज में एडजस्ट करने में मदद करता है, जो बिल्डअप होता है। कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो होती है वो मैंने पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, व्हाट इज़ कॉमन सेंस एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। मैं भूल गई हूँ एक्चुअली वो क्या क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो। तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या है, जो हमें बचपन से या स्कूल में या किसी भी सोसाइटियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे दिमाग में डाला जाता है और उसी पैटर्न के बेसिस पे हम लोग एक्शन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर एक इंसान होता तो उसको पता होता है, उसको स्कूल में बताया गया कि हाँ, इंसानियत की रक्षा करो, ह्यूमैनिटी की रक्षा ही हमारा परम धर्म है। तो ये बट ऑब्वियस है कि इंसान को बचाता, डस्टबिन को नहीं बचाता। लेकिन ये कार है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, तो इसीलिए ये इंसान बच्चे में और डस्टबिन में कोई फ़र्क नहीं करेगा और उड़ा देगा। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप लोग एक पोस्ट कार्ड लिखते हो और पोस्ट कार्ड में आप अपना मतलब सारी डिटेल्स देते हो या फिर लेटर लिखते हो और वो जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे पोस्ट कर देते हो, तो जो पोस्टमैन है वो निकालेगा तो अपनी कॉमन सेंसिकल नॉलेज का इस्तेमाल करेगा, अरे हाँ ये इस बंदे के लिए है, तो अपनी कॉमन सेंसिकल नॉलेज के साथ वो उस बंदे को बाकायदा वो लेटर डिलीवर करेगा। This is the difference between commonsensical knowledge, or this is the difference between animate and inanimate objects, okay? लेकिन ये जो नॉलेज है ये विद ग्रेजुअल टाइम मॉडिफाइड होता है। हमारे दादी के ज़माने में क्या था कि लोग पेपर पढ़ते थे, पेपर मतलब टाइप करते थे, टाइपराइटर्स थे। अभी लैपटॉप है ना। पहले के ज़माने में क्या था, अगर आपको किसी को संदेश भेजना होता था तो क्या था, वो होता है ना, मैंने प्यार किया में भेजते थे, क्या पैरट था या वट एवर इट वॉज, पिजन पिजन में लिख के भेजते थे, या फिर लेटर्स लिखते थे जो 15 दिन बाद पहुंचता था। लेकिन अब क्या है, व्हाट्सएप पे लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, 1 सेकेंड में मिलता है ना। तो ये मॉडिफिकेशन होता है ऑफ नॉलेज का विद ग्रेजुअल टाइम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जनरेशन गैप। तो अब आते हैं हम लोग अपनी कंक्लूजन की ओर कि डस फॉर फिनोमिनोलॉजिस्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर ऑब्जेक्टिवली अनदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जैसे कि मैंने कहा कि फिनोमिनोलॉजिस्ट के लिए ये एक तरह से असंभव है ऑब्जेक्टिव बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जेक्टिव लेवल पे मेज़र करना। ह्यूमंस मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड बाय कैटेगराइजिंग इट। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखी कि ह्यूमंस जो है चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं बाय टाइपिफिकेशन, बाय कैटेगराइजेशन, बाय कॉमन सेंस। ओके, तो यह है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।